Welcome to my YouTube channel. Our today's discussion is based on formal charge as well as 18 electron rule. Now let's come to the first topic, formal charge. Formal charge is denoted with the symbol Fc. Now what is formal charge? Formal charge is charge assigned to an atom in a molecule assuming that electrons in all chemical bonds are shared equally रिगार्डलेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स कि फॉर्मल चार्ज हम सिर्फ एक फॉर्मल सा चार्ज होगा जिस पर ऐसे मतलब ऐसा कोई चार्ज का सिंबल नहीं होगा ओवरऑल मॉलिक्यूल पर सिर्फ हमने उस मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए उसे एक चार्ज दिया हुआ है बिना ये सोचे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है या उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो हमने शेयर किए हैं वो बराबर के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल द न्यूट्रल लिगेंड्स हैव फॉर्मल चार्ज 0। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उन पर फॉर्मल चार्ज हम कौन सा क्या देंगे, 0 देंगे। जैसे एल्काइल का ग्रुप ले लिया, चाहे अमोनिया बोल दें, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है तो इस कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0 Pr3। इन द सिमिलर, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस सेम फैमिली से हैं तो सेम फॉर्मल चार्ज। सेलेनियम R2 किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के अगर 2 बॉन्ड बने हों तो ऑक्सीजन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। जैसे OH2 होता है, उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब सेलेनियम अल्काइल का भी अगर कोई फॉर्मल चार्ज होगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हमारे पास आता है एल्कीन का भी अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जा रहे हुए, डबल बॉन्ड से जा रहे हुए, दैट मीन्स पाई बॉन्ड से जा रहे हुए, तो हमारा फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0। ऐसे ही एल्काइन में होगा। ऐसे ही बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन हमारे रिंग से डोनेट हो रहे हुए तो हमारा फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। इन द सिमिलर एग्जांपल कार्बोनिल में भी अगर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मेटल का बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे R मैंने अल्काइल ग्रुप को डिनोशन के लिए ले लिया, पर आप हाइड्रोजन सिंप्लीफाई करने के लिए समझ सकते हो। जैसे हाइड्रोजन ले लिया, मिथाइल ग्रुप हो गया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कैसे डिसाइड करना है, हमने क्या किया था कि फॉर्मल चार्ज कैसे डिनोट करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखकर बस इलेक्ट्रॉन बराबर के बांट देने हैं। तो अभी देखो इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, पर इन दोनों में से अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखना हो तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर मेंशन करेंगे डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड होते हैं रजे, मेटल हमेशा हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। कभी भी मेटल पहला चांस, क्योंकि हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो लिगेंड की तरह काम करता है। लिगेंड का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और उसका डेल्टा पॉजिटिव। और अगर हमने फॉर्मल चार्ज हम किस पे देख रहे हैं, कार्बन पे देख रहे हैं, तो कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका बराबर का, तो -1। क्योंकि चार्ज क्या शो कर रहा है, यहाँ से पता चल जाएगा माइनस और प्लस का कि डेल्टा पॉजिटिव हुआ तो वहाँ पर +1 हो जाता। अगर हमने फॉर्मल चार्ज मेटल का देखना हो तो वो क्या हो गया, फिर फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, +1। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जनरली हम फॉर्मल चार्ज लिगेंड के कंसीडर करते हैं। तो मेटल का हो गया, मेटल का नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो मैंने क्या बोला, हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर में बांट देने हैं। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए होंगे, 4 होंगे। 2 मेटल के हो गए, 2 के इसके हो गए, कार्बन के हो गए, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, -2। क्यों, क्योंकि अगेन कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारी मेटल से, तो फिर से फॉर्मल चार्ज -2 हो गया ऑन कार्बन एटम। हमेशा रजे जब भी आपने फॉर्मल चार्ज मेंशन करना है तो वो फॉर्मल चार्ज कभी भी मॉलिक्यूल का नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल इटसेल्फ न्यूट्रल है। सिर्फ हम बॉन्ड के अराउंड देख रहे हैं कि अगर हमने चार्ज डिनोट करना होता तो वो क्या होता। तो इसलिए आपको हमेशा मेंशन करना है कि आप किस एटम के फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हो मॉलिक्यूल के अंदर। अब फिर से एग्जांपल पे वापस आते हैं। मेटल का ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ। अभी देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड में, बराबर के बांट दिए तो क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया -3। किस पर देख रहे हैं, अगेन कार्बन पर देख रहे हैं। तो फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमने एक हाइड्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज देखना होता तो फॉर्मल चार्ज में चार्ज आता, क्योंकि मेटल के साथ एक का बॉन्ड होता तो -1 और +1 की डिनोशन आती। पर अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, उन दोनों के सिग्मा बॉन्ड के बीच में से जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसी डिनोशन हुई तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि हमने अभी किया था ना, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे उनका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल में मेटल और हाइड्रोजन का प्योर बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज हमने मेंशन किया है -1। क्यों, क्योंकि अगेन मेटल क्या है, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हम जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं, पर जो हमारी मेटल होती है वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे क्या हो गया, -1 हो गया। तो तभी ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड में जब भी मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा तो हम उसे हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स बोलते हैं, जैसे मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता ही है, चार्ज डिनोशन दी होती है हमने पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम वैसे सिंबल OS से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CM+L। तो इसकी एब्रीविएशन यूज़ की है तो इसकी डिटेल में बताते हैं। C का मतलब क्या है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब C का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज होगा, जो भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा उसका ओवरऑल कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है। M क्या है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट विच वी वांट टू कैलकुलेट। हमेशा हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होती है। तो ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम जनरली अगर हमें ना पता हो तो हम उसे X ले लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं। तो L का मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन लिगेंड। दैट्स व्हाई आई डिस्कस इट इन प्रीवियस। तो फॉर्मल चार्ज हमें लिगेंड का यहाँ चाहिए, तो इसलिए अभी एग्जांपल से ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सबसे पहले एग्जांपल कौन सी है, FeCO5 आयरन का पेंटाकार्बोनेट। फार्मूला CM+L का है। तो अभी हमें क्या क्या चाहिए, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसने पूछी होगी हर बार, क्योंकि वो वेरी करती है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड में आपकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती, वो हर लिगेंड के साथ चेंज हो सकती है। जैसे हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि आयरन 2 पॉजिटिव ही होगा या आयरन 3 पॉजिटिव ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक्स की कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होगा। तो आयरन का पेंटाकार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स लिया, अभी हमने किया है फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, 5 लिगेंड कार्बोनिल के हैं, तो हमने कार्बोनिल का फॉर्मल चार्ज किया हुआ है, तो वो क्या है, कार्बोनिल का फॉर्मल चार्ज है 0। दैट मीन्स L क्या है हमारा, 0। चार्ज ओवरऑल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम उसे 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हम फिर से फार्मूला पे जाएंगे। तो फार्मूला क्या बोलता है, CM+L। चार्ज हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी नहीं है तो 0। लिगेंड पे हमने देख लिया कि फॉर्मल चार्ज न्यूट्रल लिगेंड्स का 0 होता है, तो M क्या हो गया, 0। देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन का हम जनरली कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं तो आयरन पे 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव का चार्ज होता है, पर यहाँ पर किस कॉम्प्लेक्स में आयरन के ऊपर 0 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, FeCO4 2 नेगेटिव। तो अभी देखो हमारे पास लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल है। लिगेंड कार्बोनिल का मतलब क्या हो गया, फिर से न्यूट्रल लिगेंड है, तो L की वैल्यू तो 0 हो गई। और अब की बार हमें चार्ज दिया हुआ है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे, दैट मीन्स C हमारा क्या है, -2। तो CM+L में पुट करेंगे। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X सपोज किया हुआ है, आप कुछ भी डिनोशन ले सकते हो। तो हमारा X क्या आ गया, -2। आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, -2। तो हमारा आयरन अनाइन की तरह बिहेव करने लग गया। अभी देखो PPH3 4। हमें बाकी के साइड वाइज लिगेंड पर इतना फोकस नहीं करना जितना हमारा फॉस्फोरस पे होना चाहिए। फॉस्फोरस का कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन से। हमें पता है जैसे नाइट्रोजन के अगर 3 बॉन्ड बने हों तो नाइट्रोजन हमेशा अपना लोन पेयर डिनोट करता है, हमेशा लोन पेयर डोनेट करता है। तो इसका मतलब फॉस्फोरस भी उसी की फैमिली से है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं फिनाइल ग्रुप के साथ, तो इसका मतलब अब डेफिनेटली वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इसका मतलब लोन पेयर डोनेट करने का मतलब फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0। तो लिगेंड पर फॉर्मल चार्ज 0, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो मेटल का चार्ज क्या आएगा, 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्लेटिनम ब्रोमीन फिनाइल। तो अभी देखो ध्यान से, फिनाइल ग्रुप में ऐसे ही इसके साथ अटैच किया हुआ है,
तो इसका न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब भी हमारे पास अगर पीएच लिखा हुआ है दैट मीन्स उसके सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, पूरे हैं, C6H6 की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, रिंग के सेंटर में से जा रहे हैं। अगर रिंग के सेंटर में से जा रहे हैं तो न्यूट्रल चार्ज क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज 0। ब्रोमीन का हमें पता ही है फॉर्मल चार्ज क्या होता है, -1। तो हमने एक्सपोज कर लिया, ओवरऑल चार्ज कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो 0 हो गया। एक्स क्या आ गया, 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये था वास का रिएजेंट, मैंने पहले भी बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इरिडियम कार्बोनिल PPH3 2 Cl। तो यहाँ पे फिर से देखो मेटल की फाइंड आउट करनी होगी, कार्बोनिल न्यूट्रल है तो 0, PPH3 भी न्यूट्रल है 0, क्लोरीन का -1। ओवरऑल चार्ज दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, 0। तो एक्स क्या आ गया, 1। द लास्ट एग्जांपल देखो इसके कंसेप्ट की, रोडियम PPH3 थ्राइस Cl। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रोडियम X PPH3 न्यूट्रल, तो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, न्यूट्रल 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही रहता है। क्लोरीन का क्या हो गया, -1, ओवरऑल चार्ज हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ तो 0, तो X क्या हो गया, 1। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन काउंट रूल। जैसे हमें अब कॉम्प्लेक्सेस में क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा जो भी हमें कॉम्प्लेक्स दिया होगा। तो हमारे पास 2 मेथड हम बेसिकली यूज़ करते हैं, एक तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, एक हम यूज़ करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी किया हुआ है, तो इसके लिए इतनी मैंने डिटेल प्रैक्टिस नहीं ली, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपके लिए नया है ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, तो इसके लिए एग्जांपल्स लिए हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है, सिडविक ने प्रपोज किया था इस रूल को। इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी हमें कॉम्प्लेक्स दिया होगा उसके सम पहले मेटल एटम देखना है, उस मेटल एटम के सारा एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉन्स प्लस लिगेंड के जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में आ रहे होंगे उनका सम किसी भी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के पास बनेगा। जैसे अभी इस एग्जांपल में देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में नियरेस्ट नोबल गैस 36 भी हो सकती है, 54, 86, वो डिपेंड करता है। अगर उसके पास आता है, अगर वो नंबर आता है तो उस कॉम्प्लेक्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। जैसे हम उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोलते थे कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। तो वैसे ही एग्जांपल मैंने सिर्फ 2 ही कंसिडर किए हैं क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है। निकल कार्बोनिल 4 में निकल का एटॉमिक नंबर 28 हो गया, कार्बोनिल का ईच कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 2 is 8, तो 36 हो गया। तो मतलब ये निकल टेट्रा कार्बोनिल की स्टेबिलिटी बाकी के कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट सपोज 35 भी होता है या 37 भी हुआ तो वो अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी का होगा। सिमिलर क्रोमियम कार्बोनिल 6 में भी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 24 होता है और कार्बोनिल लिगेंड है जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि हमें पता है कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। पहले इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं एक लोन पेयर में। तो हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट दोनों को सम किया 36 के पास आ गया। यही हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोल रहा है कि नियरेस्ट नोबल गैस के पास वाले सारे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक्स में ऐड हुआ है, दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है रजे। इसमें जैसे हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में क्या कंसीडर किया है कि हमने मेटल का एटॉमिक नंबर कंसीडर कर लिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, उस किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हैं, उसका नियरेस्ट नोबल गैस के बाद वाले का सारे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हमारी क्या हो जाती है, वैलेंस हो जाती है। तो उसका सम प्लस अगेन फिर से इलेक्ट्रॉन जो सराउंडिंग लिगेंड क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन सब का सम क्या हो जाए, अगर 18 के इक्वल आ जाए तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी 18 होती है। ऐसे ही सिमिलर मैनर में 16 इलेक्ट्रॉन रूल भी होता है। सिमिलर मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें और इलेक्ट्रॉन जो हमारा लिगेंड कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो अगर उसका सम 16 के इक्वल आ जाए तो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होता है। ज़्यादातर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टडी करते हैं क्योंकि 16 बेसिकली स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर वालों का ही होता है। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय मेटल, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, और फिर सम किसका ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने किया था ना, कार्बोनिल में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, तो वैसे
माइनस चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। अभी हमेशा कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल तो होगा नहीं, जैसे कई बार कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2 मेंशन होता है, कई बार -3, कई बार न्यूट्रल होता है। तो हम माइनस चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर लेंगे। तो वो किसके इक्वल आए? अगर वो 18 के इक्वल आया तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा, अगर नहीं आए तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहा, बस जस्ट हम उसका इलेक्ट्रॉन काउंट मेंशन कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि वेदर दिस कॉम्प्लेक्सेस ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल और वेदर यू हैव टू कैलकुलेट ओनली इलेक्ट्रॉन काउंट। सो अगर इलेक्ट्रॉन काउंट तो किसी का कुछ भी हो सकता है, वो 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि ओबे करता है या नहीं, फिर उसके लिए हमें 18 हुआ तो ओबे और येस और नो में एक पर्टिकुलर आंसर करना पड़ेगा। अभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड और न्यूट्रल एटम मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्या होता है कि हमें सेंट्रल मेटल एटम की भी और हमारे जो लिगेंड्स हैं, बेसिकली हमें सबका फॉर्मल चार्ज पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टीडियस मेथड है अगर हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही बताना है। एज सच एग्ज़ाम में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाना है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी एग्जांपल्स हम न्यूट्रल एटम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। न्यूट्रल एटम मेथड के लिए हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल, यानी कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, जैसे निकल कार्बोनिल 4 का ले रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए निकल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके लिए एक मैंने टेबल लिखा हुआ है, इससे इजी हो जाएगा। ज़्यादातर हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक्स कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ज़्यादातर हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस डी और ग्रुप के ही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो तो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन काउंट ईजी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने ईजी से मेंशन कर दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और मैंने अभी ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की मेंशन की हुई है। तो अब क्या होगा, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें ये सीरीज़ को याद रखना है, ताकि हम सीधे से हमें पता हो कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम क्रोमियम है, तो पता है कि वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा न्यूट्रल मेटल एटम मेथड की फॉर्म में। अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले इसका चार्ज भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो इसे एज सच याद करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुबिडियम, रोडियम एंड पैलेडियम, लैंथनम, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। इतने मेटल्स हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक्स को सॉल्व करने के लिए सफिशेंट है। अभी जैसे मेटल अपने कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन में हमें पता है कि लिगेंड का भी रोल है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी न्यूट्रल फॉर्म में। सबसे पहले देखो हैलोजन का केस डिस्कस करते हैं। हैलोजन में देखो ध्यान से, हमारे पास मेटल का एक्स, मैंने एक्स को हैलोजन सपोज किया हुआ है, तो मेटल और एक्स के बीच में बॉन्ड है। अगर टर्मिनल पोजीशन पे है, हमें पता है एक्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे हैलोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो अभी हमने क्या बोला है कि मेटल का एक्स के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो हमें पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब अगर मेटल के साथ एक ही बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। तो अभी देखो यहाँ पे अगले में क्या दिया हुआ है? μ2x लिख दिया। सपोज मैंने कल भी डिस्कस किया था हेप्टासिटी के पार्ट में, तो हेप्टासिटी के पार्ट में देखो जाके ब्रिजिंग कैपेसिटी में μ2x के साथ, अभी देखो μ2 मीन्स 2 मेटल अटैच हो गई होंगी, तो अभी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पेयर और अटैच हुआ है, तो टोटली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 का मतलब अभी इस कॉम्प्लेक्स किस में आ गया? ब्रिजिंग पोजीशन में आ गया। तो μ3x अगर होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा? 5। अगर μ5 होगा, अगर μ4 होगा तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 7। उसके अलावा क्लोरीन या हमारा हैलोजन के पास अब कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ, तो अभी कॉम्प्लेक्स में हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में इसकी यूज़ हो तो
सबसे पहले हाइड्रोजन का देखो। अब हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है, चाहे आप उसे ब्रिजिंग में लगा लो चाहे टर्मिनल पोजीशन में लगा लो, उसके पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पहले टर्मिनल पोजीशन पे कंसीडर किया, फिर भी उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रहा। हमने उसे ब्रिजिंग में कंसीडर किया तो फिर भी उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, 1 रहा। इन द सिमिलर एग्जाम्पल अभी कार्बोनिल में देखो ध्यान से, कार्बोनिल भी वैसे ही लिगेंड है। कार्बोनिल में कार्बन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, तो कार्बन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे उसे टर्मिनल में लगाते रहो चाहे जितनी मर्जी ब्रिजिंग में लगाते रहो, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रहेगा, 2 ही रहेगा कॉम्प्लेक्स में। अभी ये वाली थोड़े से समझने वाले हैं। नाइट्रोजन फैमिली को कैसे डील करोगे। नाइट्रोजन फैमिली मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, सबका नेचर क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले देखो, अब हमारे पास अगर NR3 लिगेंड मेंशन हुआ, NR3 मतलब हमने हमेशा क्या देखना है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। अगर 3 बॉन्ड पूरे हुए तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट किए होंगे, 2 किए होंगे। अब इसमें क्या है देखो, मैं नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ बने हुए हैं, तो अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए R को H लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास एक ही ऑप्शन है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 2 हो गया। अभी सिमिलर मैनर में देखो, अगर Nr2 माइनस मेंशन किया हुआ, दैट मीन्स हमें पता है कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हुए तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड लेस है, एक अल्काइल ग्रुप लेस है। इसका मतलब अगर हमने उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डालने हुए तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1, क्योंकि न्यूट्रल एटम की तरह R अपना इलेक्ट्रॉन ले क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 3 बचे होंगे। 3 में से सबसे पहले अगर एक ही मेटल का के साथ बॉन्ड बनाना हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1। ऐसे ही अगर Nr2 माइनस ब्रिजिंग में हुआ, वो ब्रिजिंग में हुआ तो इसका चार्ज क्या, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3। क्यों, क्योंकि उसके साथ 2 मेटल आइटम अटैच होंगे। तो नाइट्रोजन जैसे इस स्ट्रक्चर में मैंने काटा हुआ में ड्रॉ किया हुआ है ना, 2 मेटल आइटम अगर उसमें है तो वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना करेगा, 3 करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन की फैमिली को भी ऐसे ही देखना है। ऑक्सीजन की फैमिली में कैसे है, OR2 हमें पता है, जैसे वाटर के सबसे सिंप्लीफिकेशन के लिए वाटर कंसीडर कर सकते हैं। R 2 बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो लोन पेयर्स ही जाएंगे। और अगर एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर फिर से मेटल के साथ अटैच हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होंगे, 4। इफ़ ब्रिजिंग में अगर हुआ तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अगर हमने नॉर्मल कंसीडर किया हुआ, दैट इज़ टर्मिनल पोजीशन जिसे हम बोलते हैं बार बार, टर्मिनल में हुआ तो इसका मतलब एक ही मेटल आइटम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 2। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ तो सेम मैनर में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास पहले देने के लिए, टर्मिनल में 1 देगा और ब्रिजिंग में कितने देगा, 3। नाइट्रोसिल, एक और टाइप का लिगेंड हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल की वजह शेप में जाते हैं, लीनियर होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 3, और अगर बेंट हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है 1। एग्ज़ाम में हमें एज सच नाइट्रोसिल कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के लिए याद रखना हो तो। अब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट का पता चले कैसे यूज़ कैसे करना है। Cp, रुदीनियम, क्लोरीन, कार्बोनिल, PPH3। सबसे पहले सिंबल सबके क्लियर होने चाहिए। Cp का मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग का मतलब क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग हमने कल भी डिस्कस किया था, जब भी मैंने बोला था कि अगर हमारे पास हेप्टासिटी मेंशन हो तो ही हम उसको कंसिडर करते हैं। अगर हमें सिंपल Cp लिखा हुआ तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि वो रुदीनियम के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, सेंटर में से जा रहे हैं। इसकी हेप्टासिटी क्या हो गई, ईटा 5। ईटा 5 ही मतलब जितनी हेप्टासिटी होती है उतने इलेक्ट्रॉन ही ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका मतलब इसकी हेप्टासिटी 5 है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट करेगा कॉम्प्लेक्स में, 5। अगर इसकी हेप्टासिटी 3 मेंशन हो जाती तो ये कितने के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता, 3। अगर 1 होती तो एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता। अगर सपोज साइक्लोहेप्टाट्राइन होता है, उसकी ईटा 7 है तो वो कितने कंट्रीब्यूट करेगा, 7। जितनी हेप्टासिटी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में जाएंगे। अभी देखो सबसे पहले Cp रुदीनियम का एग्जांपल,
Cp 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर। Now we have to consider the examples of organometallics compound on which we have to apply 18 electron rule. Now look at the first example. In first example you have to see that there is cyclopentadienyl, ruthenium, chlorine, carbonyl and PPH3. Now we have to mention the electron contribution by each ligand as well as metal atom. So cyclopentadienyl, as I have mentioned earlier, that if only Cp is mentioned, then we have to consider the maximum hapticity. So here Cp is 5. Ruthenium, from the table you see that there is 8 valence electrons contributed in 18 electron rule. Chlorine ligand donated 1, as it only one metal atom is present and this has 1 unpaired electron. Carbonyl have 2 electrons and PPH3 have 2 electrons. Now sum all these electrons and the count, if the count become 18 electron, then it obey 18 electron rule, otherwise we have to do electron count in the same manner. Now in the next example, osmium, nitrogen Br2, p methyl 3, nitrogen methyl 2 minus. Look at here, osmium belongs to iron family, so same valence electrons 8. As if any element is present in their elemental state, as in nitrogen, so we have to consider their 5 valence electrons. If carbon is present as such, we have to consider 4 valence electrons. See, in the similar manner, bromine 2 electron contributed 1 electron. Each bromine contributed 1 electron. If they are 2 तो multiply. Then PME3, यहाँ पे भी सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर N मिथाइल 2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर NR2 की फॉर्म में होगा तो पहले कौन से कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 1. और अभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, -1, तो माइनस ऑफ -1 चार्ज जो भी होगा कॉम्प्लेक्स का वो चार्ज के समेत लेके आना है. अगर वहाँ पे पॉजिटिव होता तो -+1 हो जाता. तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 19. इन द सिमिलर एग्जांपल फेरोसिन में देखो, साइक्लोपेंटाडाइनल दोनों 5-5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आयरन कितने कर रहा है, 8. तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18. HMnCO5, तो इसमें हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1, क्योंकि हमने वहाँ पे किया था ना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वेदर वो टर्मिनल में हो चाहे ब्रिजिंग में हो. उसके बाद मैग्नीज कितने कंट्रीब्यूट करेगा, 7. कार्बोनिल कितने करेगा, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 5 कितने करेंगे, 5 2 = 10. तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, ओवरऑल चार्ज कितना दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स पे, 2 नेगेटिव का. तो प्लेटिनम कितने करता है, 10. क्लोरीन, ईच क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 4 है तो 4 × 1. तो ओवरऑल चार्ज गया -2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 16. अगर आपसे पूछा गया कि वेदर इट ओबे 16 इलेक्ट्रॉन रूल, तो तब अगर ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आता है तो वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है. एग्जांपल नेक्स्ट देखो, कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव. अभी फिर से कोबाल्ट मेटल आइटम है और उस पर चार्ज कितना आएगा, 9. एच अमोनिया कॉन्ट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल चार्ज कितना दिया हुआ है, +3. तो यहाँ पर पहले साइन लिखना फिर आदत पड़ जाएगी, -3, दैट इज टोटल का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18. अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो रजे, यहाँ पर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में देखो 2 मेटल आइटम है, तो क्या होगा, हमें 18 इलेक्ट्रॉन काउंट पर मेटल आइटम पर ही चाहिए होता है. तो अब क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए सारी की सारी मेटल में जितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है उतना करेंगे. उसके बाद उसे जितनी मेटल आइटम होंगी उसे डिवाइड करके बताएंगे कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं. एक बात हमेशा क्लियर याद रखना कि अगर भी हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन में जाता है, जिसे हम पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, अगर वो क्लस्टर की फॉर्मेशन में जाता है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेगा ही. क्यों, देखो ध्यान से इस एग्जांपल को समझो. मैंने जैसे जैसे एग्जांपल में ड्रॉ किया है वैसा वैसा कंट्रीब्यूशन लिख रही हूँ. 3 कार्बोनिल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, 3 2 = 6. वहाँ पर अगला आयरन आया तो 8. फिर उसके बाद 3 कार्बोनिल हमारे ब्रिजिंग में है. मैंने क्या बताया था कि चाहे कार्बोनिल ब्रिजिंग में हो चाहे टर्मिनल पोजीशन में, तीनों 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे. तो फिर इन तीनों के लिए 3 2 = 6 हो गया. अब नेक्स्ट देखो, अगला आयरन के लिए 8, फिर अगले 3 कार्बोनिल्स के लिए क्या आएगा, 3 2 = 6.
और एक चीज़ जो हमने मिस क्या की है, आयरन आयरन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिस किए हैं। आयरन आयरन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, आयरन आयरन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, देखो आयरन और आयरन के बीच सिंगल बॉन्ड था ना, तो उसके एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर एटम पर ही बताना होता है, तो जैसे 36 डिवाइडेड बाई 2 18 इलेक्ट्रॉन। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अनदर एग्जांपल्स, प्लीज़ let me know about this. If this video is helpful to you, then please like, share and subscribe my channel.